हेलो विद्यार्थियों, हमारा पिछले वीडियो में जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति द्वितीय विभक्ति होती है, जिसके हमने कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए उनका विवरण यहाँ है। पहला पढ़ा कर्तु रीप शत तमम कर्म। दूसरा जो पढ़ा था वो था कर्मणि द्वितीया। और तीसरा जो सूत्र पढ़ा था वो था गत्यर्थ कर्मणि। और चौथा जो सूत्र पढ़ा था वो था अभितः परितः समया नेक्सा हा प्रति योगे अपि। और पांचवा जो सूत्र है वो है अधि सिंह एस्था साम कर्म। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, आपका जो सूत्र है वो है अधि सिंह एस्था साम कर्म। इसका मतलब क्या होता है? उपसर्ग है अधि, अगर इसको सिंह धातु में जोड़ दिया जाए, सी यानी सोना, तो यहाँ क्रिया रूप बनता है अधिसेते, जिसका अर्थ होता है सोता है। अगर अगली धातु है स्था, इस अधि उपसर्ग को ऐसा धातु में लगा दिया जाए तो रूप बनता है अधितिष्ठति, जिसका अर्थ होता है बैठता है या ठहरता है। अगला है अधि उपसर्ग, तो है ही, धातु है आस। आस यानी बैठना, तो इसका धातु रूप बनेगा अध्यास्ते। क्या बनेगा? अध्यास्ते, जिसका अर्थ भी होता है बैठता है। ये धातुएं बोली जाएंगी अधि उपसर्ग पूर्वकम सिंह धातु या अधि उपसर्ग पूर्वकम स्था धातु या अधि उपसर्ग पूर्वकम आस धातु। तो हम कॉमन रूप में कह सकते हैं कि अधि उपसर्ग पूर्वकम सिंह एस्था आस व धातु नाम योगे। इनमें से कोई सी भी धातु हो, यदि उसके पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो एतासाम धातु नाम योगे आधार से कर्म संज्ञा भवति, आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे मान के चलिए हम लिख रहे हैं वैष्णो क्षीर सागर में सोता है, तो यहाँ देखेंगे कि सोने वाला कौन है? विष्णु, जो कर्ता हो गया। कर्ता में विभक्ति प्रथमा लगाई जाती है तो हो गया विष्णु। सोता है, सोने की मीनिंग होती है सी, और रूप बन गया सेते। कहाँ सोता है? क्षीर सागर में, तो मैं पर कारक होता है अधिकरण, जिसकी विभक्ति होती है सप्तमी, और क्षीर सागर में हम सप्तमी का प्रयोग कर देंगे तो हो गया क्षीर सागर। विद्यार्थियों, ये वाक्य बिल्कुल ठीक बन गया, लेकिन अगर हम इस सी धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा दें तो रूप बन गया अधिसेते। अब इस वाक्य को देखेंगे
कि ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि नियम क्या है कि जब सेम धातु के पहले अधि उपसर्ग है तो वहां आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब विष्णु के सोने का जो आधार है वो क्या है? क्षीर सागर, और आधार में विभक्ति कौन सी लगी हुई है? सप्तमी। इसलिए हम जानते हैं कि अधि उपसर्ग पूर्वकम सेम धातु योगे आधारे द्वितीया प्रयोग क्रियते, आधार में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ सप्तमी का प्रयोग है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी सप्तमी विभक्ति को हटा के इसमें द्वितीया का प्रयोग कर देंगे। तो ये जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है। अब अगर इसको हमें शुद्ध करना है तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ता में विभक्ति प्रथमा होती ही है और अधि उपसर्ग पूर्वक श्रींग धातु के योग में आधार में हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? क्षीर सागरम। इस तरह से अब प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है बोर्ड में कि विष्णु क्षीर सागरम अधिसेते रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम च लिखा, रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो उत्तर में हम यहाँ लिख देंगे विभक्ति बराबर द्वितीया। अब कारण क्या लिखेंगे? इसका कारण है कि अधि उपसर्ग पूर्वकम सिंह धातु योगे। क्या लिखेंगे? अधि उपसर्ग पूर्वकम सिंह धातु योगे, सिंह धातु के योग में द्वितीया प्रयोग क्रियते, द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य यहां इस तरह से होता कि बिल्ली पलंग पर बैठती है, तो यहां बिल्ली की मीनिंग होती है मारजारी। क्या होती है? मारजारी। और बैठती है आसमान, आस इट मींस बैठना। अधि उपसर्ग लगा देंगे तो यहां हो जाएगा अध्यास नहीं। अब आप देखिए बैठती कहां है? पलंग पर। तो मैं पर पे विभक्ति होती है सप्तमी, पलंग में सप्तमी लगा देंगे तो यहां हो गया पर्यंक। अब देखिए ये वाक्य कैसा बन गया? अशुद्ध वाक्य बन गया। क्यों? कि हम जानते हैं कि जब आज धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ होता है तो आधार में द्वितीया का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ विभक्ति कौन सी लगी हुई है? सप्तमी। इसलिए प्रश्न उठता है अशुद्ध वाक्यम शुद्धम कृत्वा पुनर्लिखा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो हम शुद्ध करेंगे मार्जारी, और यहाँ द्वितीया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पर्यंकम और अध्यास। अब आप देखिए मैं पर पे अधिकरण होने के बावजूद यहाँ हमने द्वितीया लगाई, तो यहाँ ये भी प्रश्न बनता है रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम च लिखा। रेखांकित पद की विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति क्या है? द्वितीया। कारण क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वकम आस धातु योगे द्वितीया प्रयोग क्रिया। अब छठवां जो सूत्र है वो है औपान वध्यान वस है। क्या है? औपान वध्यान वस है। तो आप देखिए ये अगला सूत्र है, ये क्या कहता है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उपा, तो आ में से क्या निकला? ए। और फिर क्या है? औपान वध्यांग वस है। इसको आप दोबारा से लिखें तो देखिए औपान वध्यांग वस है। अलग अलग करिए तो उप हुआ,
उपान वध्यम वसय। फिर निकलता है ए और यहां हो गया अनु। फिर वह में से निकला ए, ये के स्थान पे कर दिया ई तो हो गया अधि। फिर अधि ये में से निकला आ तो अगला उपसर्ग हुआ आंग, और आंग का मतलब होता है आ। ये कह रहा है कि उप या अनु या अधि या आंग, अगर कोई सा भी उपसर्ग वस धातु के पहले लगा हुआ है तो वह भी आधार से कर्म संज्ञा भक्ति, आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे, या अनु उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे, या अधि उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे, या आंग उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे। आधार से कर्म संज्ञा भक्ति, आधार की कर्म संज्ञा होती है। यदि इनमें से कोई सा भी उपसर्ग वस धातु के पहले लगा हुआ है तो वहां आधार की कर्म संज्ञा होगी। जैसे मान लीजिए ये लिख रहा है कि सीता वन में रहती है। रहने वाली कौन है? सीता। तो यहाँ सीता लिख दिया, और रहती है तो वसती, और इसमें हमने अधि उपसर्ग लगा दिया अधिवसती। हम जानते हैं कि जब अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु होती है तो आधार में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो यहाँ में पर पे आ रहा है विभक्ति सप्तमी लगनी चाहिए, लेकिन हम सप्तमी विभक्ति ना लगा करके यहाँ द्वितीया का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा सीता वनम अधिवसती। अब प्रश्न क्या बनता है कि यहाँ में पर पे होने के बावजूद आपने द्वितीय विभक्ति लगाई, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण खोजेंगे हम। तो अगर यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है तो द्वितीय का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम उत्तर में लिख सकते हैं विभक्ति द्वितीय और कारण अधि उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे द्वितीय प्रयोगे क्रिया। अगले वीडियो में आप नेक्स्ट सूत्र 7वां पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।